नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से अवेलेबल हैं एक नई ग्रांट एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके हमारे अपने चैनल में द एनजीओ गुरु। और उम्मीद करता हूं कि पिछली वीडियोस की तरह आप लोग इस वीडियोस को भी जो है बिल्कुल लाइक करेंगे। आप सबका प्यार मुझे यूं ही मिलता रहेगा। बहुत सारे एनजीओज ने हमें फीडबैक दिए जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोज में देखकर बहुत सारी ग्रांट्स के लिए अप्लाई किया। एक किस्सा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। एक सज्जन किसी संस्था से मुझसे लगभग 15 दिनों से लगभग कांटेक्ट में थे लगातार, और उनसे जो है जो बेगरी प्रोजेक्ट है भिक्षावृत्ति मुक्त उन्मूलन भारत अभियान, वो अप्लाई नहीं हो पा रहा था। उनको उन्होंने काफी बार मुझसे रिक्वेस्ट भी की सबमिट करवाने के लिए कि सर आप सबमिट कर दीजिए, लेकिन सबमिट आपको पता ही है कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाएं ही हमसे जो है कंसल्टेंसी मुझे ले सकती हैं, इसलिए मुझे उन्हें मना करना पड़ा। लेकिन वीडियो कॉल्स पर कंप्यूटर से उनके ऑनलाइन जुड़कर भी मैंने बहुत हेल्प करने का उनका प्रयास किया, लेकिन उनसे वो प्रोजेक्ट जो है सबमिट नहीं हुआ। कोई मिस्टेक ऐसी हो गई थी उनसे कि वो प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हो पा रहा था, बार बार डॉक्यूमेंट फेलियर बता रहा था। लास्ट आज 10 तारीख को जब लास्ट डेट थी इस प्रोजेक्ट की, भिक्षावृत्ति उन्मूलन भारत अभियान की 10 मई की जो लास्ट डेट थी, सेम डेट पर शाम को उनसे मेरी बात हुई और मैंने उनसे सारी कंडीशंस पूछी, भाई क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया सर ऐसी ऐसी दिक्कत है। मैंने उनको बड़ा ही प्यार से सजेस्ट किया कि शायद आपने वीडियो देखने में कोई गलती जरूर की होगी। तो उनका जवाब था कि हाँ सर, मैंने स्किप जरूर किया था वीडियो को। तो मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि एक काम कीजिए, अब की बार आप वीडियो को पूरा देखिए और कंप्लीट वीडियो देखने के बाद अप्लाई करने का प्रयास कीजिए। 100% डेफिनेटली आपका प्रोजेक्ट सबमिट होगा। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि वाकई में उनका प्रोजेक्ट सबमिट हुआ। अगर वो मेरे मित्र इस वीडियो को भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि हाँ ये किस्सा आपके साथ ही हुआ था, जिससे कि हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को, हमारे लिसनर्स को जो है पता लग सके कि वाकई में ये स्थितियां होती हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें, जिससे कि आपसे आवेदन करने में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती ना हो। चलिए जी, आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट इस समय आए हुए। मैं एक बार आपको फिर से शो आउट कर देना चाहता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ई अनुदान की साइट पर ये देखिए, लगभग अगर हम इस लिस्ट को चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9 आवेदन आपके इसी पोर्टल पर जो है अवेलेबल हैं एप्लीकेशन करने के लिए। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है अपनी ग्रांट्स के लिए अप्लाई कीजिए। हमारी वीडियोस को देखकर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है आवेदन कर सकते हैं। कोई शुल्क नहीं लग रहा आपका, आपको खुद वीडियो देखना है और आवेदन करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज एक और ग्रांट की ओर। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन डला हुआ है कि आपकी जो है न्यू, ये देखिए यहाँ पर नई संस्थाओं के लिए है। जो संस्थाएं पहली बार आवेदन कर रही हैं या फिर जो पहली बार जो है सेटअप लगा रहे हैं, उनके लिए अटल वयो अभ्युदय योजना के नाम से जो है प्रोजेक्ट अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, ये प्रोजेक्ट जो है NAP-SRC यानी कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन के नाम से पहले चलता था, और अब अटल वयो अभ्युदय योजना के नाम से है एलिजिबल, यानी कि वृद्धाश्रम वगैरह खोलने के लिए ये यहाँ पर जो है स्कीम अवेलेबल है। चलिए बढ़ते हैं अपने ग्रांट एप्लीकेशन की ओर। कैसे करना है, कैसे फाइल करना है, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर आपकी प्रोजेक्ट डिटेल, प्रोजेक्ट के नाम आ जाएंगे। बहुत सारे हमारे साथियों ने कहा था कि सर यहाँ पर हमें स्माइल नहीं दिख रहा है, जैसे अभी पीछे स्माइल की एप्लीकेशन चल रही थी, तो हमें ये वाला प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है या वो वाला प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है। मैंने आपको बताया था हमारी जो भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान की जो ग्रांट एप्लीकेशन की जो वीडियो है, उसमें यहाँ पर ये स्टेप्स कैसे आएंगे, ये सारी ग्रांट यहाँ पर कैसे लिस्ट होंगी, उसकी जानकारी उस पिछली वीडियो में दी गई है। तो अगर आपके यहाँ पर ये NAP-SRC नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन अगर नहीं शो हो रहा है, तो आप हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान की, वहां से आप इसको एड ऑन करना सीख जाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की ओर। यहाँ पर हमें एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। सेम प्रोसीजर वही रहेगा। हमें यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट आईडी क्रिएट करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट आईडी क्रिएट कर लेते हैं।
मैं एक बार फटाफट आपको प्रोजेक्ट आईडी क्रिएट करके दिखा देता हूँ। हमारा जो है न्यू प्रोजेक्ट है, ऑनगोइंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑनगोइंग सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आप पिछले कई सालों से वृद्धाश्रम वगैरह चला रहे थे तो आप यहाँ पर ऑनगोइंग सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको जो है न्यू पर ही क्लिक करना है आपको। देन आफ्टर आपका स्कीम नेम में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन NAPSRC, तो ये हमें यहाँ पर मिलेगा। एक बार IPOP सेलेक्ट कर लेते हैं, सीनियर सिटीजन होम फॉर 25 बेनिफिशरीज, सीनियर सिटीजन होम फॉर 50 बेनिफिशरीज। तो यहाँ पर हम जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सीनियर सिटीजन होम के लिए अर्बन एरिया, सेम हमें अपनी जो है डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। जिन जिन एरियाज में ये अवेलेबल होगा वहाँ वहाँ के जो है आपको लिस्टिंग दिखाता रहेगा। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ हमारे किस लोकेशन के लिए हमारे पास अवेलेबल है ये। जैसे हरियाणा में चरखी दादरी में अवेलेबल था, तो मैं फटाफट इसको कुछ भी एड्रेस जो है फिल कर देता हूँ। चरखी दादरी सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल ही यहाँ के लिए था। तो मैं फिलहाल वैसे ही फिल करके दिखा रहा हूँ आपको, हालांकि मुझे प्रोजेक्ट अप्लाई नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये जानकारी देने के लिए, मैं आपके साथ शेयर करने के लिए इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ भी पिन कोड भर देता हूँ, कोई भी मैं यहाँ पर जो है मेल आईडी फिल कर देता हूँ। चलिए जी, हम यहाँ पर मेल आईडी फिल कर देते हैं। प्रोजेक्ट इंचार्ज का नाम हम यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर देते हैं, SK यादव, और ईमेल आईडी डाल देते हैं हम SKYadav89@yahoo.com। लैंडलाइन नंबर यहाँ कुछ भी डाल देता हूँ मैं अपना। और ध्यान रखिएगा आपको सभी जानकारी प्रॉपर रूप से फिल करनी है, तो इसमें आप गलती मत कीजिएगा। मैं यहाँ पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ध्यान रखिएगा यहाँ पर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में क्या करना है आपको, आप कम से कम जो है यहाँ पर अप्रैल और 2022 रेंटेड, सेव योर प्रोजेक्ट लोकेशन, यस। चलिए जी, यहाँ पर हमें 1 अप्रैल 2020 फिल करना है, यानी कि संस्था 2 साल पहले से इस प्रोजेक्ट पर जो है काम कर रही हो। चलिए जी, यहाँ सेव कर देते हैं इसको। 1 अप्रैल 2020, यस। और ये हमारी प्रोजेक्ट आईडी 8673 यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अब इस एप्लीकेशन की ओर। हमें एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है, हम सेम गए एप्लीकेशन फॉर्म पर, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर न्यू केसेस, प्रोजेक्ट आईडी 8673 मैंने आपको बताया था। ये देखिए अटल वयो अभ्युदय योजना, यहाँ पर देखिएगा मैंने नेशनल एक्शन प्लान में एप्लीकेशन फॉर्म फॉर न्यू केसेस किया है। पहले हमने एप्लीकेशन फॉर्म में गए थे और हमने आईडी क्रिएट कर ली थी, अब हम एप्लीकेशन फॉर्म फॉर न्यू केसेस गए हैं, यहाँ पर हमने ये चेक कर लिया है। ये गलतियां मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म में गए थे, यहाँ पर जाने के बाद हमने अपना जो है प्रोजेक्ट आईडी क्रिएट किया था। अब हम गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर न्यू केसेस, नई संस्थाओं के लिए। तो हम यहाँ पर आने के बाद अपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लिया हमने, इसको यस टिक करना है। यस टिक करते ही देखिए हमसे वही जानकारी सेम पूछी जा रही है जो पिछली सभी एप्लीकेशन से पूछी गई थी। आपकी वेबसाइट है कि नहीं है, आपके कैमरे की लाइव फीडिंग अभी अवेलेबल है या नहीं है। तो मेरे पास दोनों चीज अवेलेबल हैं, और जितनी भी बेड्स के लिए वहां पर आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल होगा उसके लिए ऑलरेडी यहाँ पर जो है दिया गया रहता है आपका कि कितने बेड्स के लिए एप्लीकेशन अवेलेबल है आपके यहाँ। तो यहाँ पर मुझे जो है 2 की फंक्शनलिटीज की डिटेल्स भरनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, डेजिग्नेशन। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, इसको अगर कोई अचीवमेंट आपके पास अवेलेबल है तो फिल कर दीजिएगा, अदरवाइज इसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा आप, ठीक है जी।
ये डिटेल्स फिल करने के बाद हमारा जो है रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर हमें भरना होता है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमें रजिस्ट्रेशन की डेट जो है यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर जो है वैलिड अप टू, अगर कोई संस्था की हमारे रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी अवेलेबल है तो हमें यहाँ पर फिल कर देनी है, अदरवाइज इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर किसी कारणवश ये आपको ब्लैंक दिखाते समय गलती बता रहा हो कि ये फिल करना जरूरी है, तो कोशिश कीजिएगा सेम जो आपकी रजिस्ट्रेशन डेट है उसी रजिस्ट्रेशन डेट का आप ईयर में अगर सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर 2050 सेलेक्ट कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी जो है डेट अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर ईयर 2050 सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए मेरा जैसे जनवरी 11 का मेरा रजिस्ट्रेशन है तो मैं यहाँ पर वैलिडिटी 11 जनवरी 2050 ही सिलेक्ट कर दूंगा। हालांकि हमारे रजिस्ट्रेशन की कोई वैलिडिटी नहीं है। मेरा जो है रजिस्ट्रेशन हुआ था 11 जनवरी 2019 में, तो ये मेरी रजिस्ट्रेशन डेट है और मेरी रजिस्ट्रेशन डेट पर कोई वैलिडिटी डेट नहीं है। अगर मुझे फिर भी कोई दिक्कत लग रही है या फिर इसको सबमिट नहीं कर रहा है फॉर्म को, कई बार फॉर्म सबमिट नहीं होता है इसकी कभी की वजह से, यहाँ पर रेड एरर दिखाता है, तो आप इसको सेम डेट में 2050 सेलेक्ट कर दीजिएगा, यानी कि लास्ट ईयर जो इसके अंदर अवेलेबल है इस लिस्ट के अंदर। इस लिस्ट के अंदर देखिए 2050 के बाद कुछ अवेलेबल नहीं है, तो इसको आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, क्या आपकी एमओए में जो है सीनियर सिटीजन के बारे में एक्टिविटीज किया जाना इन्वॉल्व किया गया है? यस को यहाँ पर यस टिक करना है। देन आफ्टर आपके जो है जो प्रोजेक्ट आपके सीनियर सिटीजन से रिलेटेड नहीं थे, ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट पे आपने काम कर रखा है, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी है। ये डिटेल भरना बहुत कंपलसरी, ध्यान रखिएगा, स्टार लगा हुआ है यहाँ पर। तो डिटेल जो भी प्रोजेक्ट आपका चल रहा है नॉट रिलेटेड टू सीनियर सिटीजन, वो आपको यहाँ फिल करना है। रिलेटेड टू सीनियर सिटीजन में अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कौन से ऐसे प्रोजेक्ट जिन पे आप काम कर चुके हैं जो कि सीनियर सिटीजन के लिए आपने चलाए थे, तो यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट भर सकते हैं। अगर आपने बुजुर्गों को जो है खाने की सेवा दी हो, पानी की सेवा दी हो, दाने की सुविधा दी हो, या किसी प्रकार की कोई भी हेल्प करी हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट की ही हो, तो यहाँ पर आप सोर्स ऑफ फंडिंग में पब्लिक फंड डालकर भी बकायदा जो भी आपने छोटा मोटा कार्यक्रम अगर वयस्कों के लिए किया है तो वो आप यहाँ पर भर के उसका अमाउंट यहाँ फिल करके आप इसको जमा कर सकते हैं। एनी अदर सोर्स ऑफ फंडिंग अपार्ट फ्रॉम दीज लिस्टेड अबव, इन ऊपर दी गई लिस्टों के अबाव कोई और सोर्स फंड ऑफ मतलब फंडिंग सोर्स है क्या आपके पास, तो इसको नोट टिक कर दीजिएगा। एबिलिटी सोर्सेज, एबिलिटी ऑफ सर्विसेज, अब सर्विसेज क्या क्या अवेलेबल रहेंगे आपके पास, ठीक है जी, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आपके पास क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं वो आपको जो है यहाँ पर फिल कर देना है। यानी कि अगर वहां पर पहले से कोई सीनियर सिटीजन होम है वो अगर अवेलेबल है, या म्यूनिसिपैलिटी का किसी प्रकार का कोई रिहायशी वो पत्र अवेलेबल है, तो वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है जो फैसिलिटीज आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके जिले के अंदर अवेलेबल हो पहले से। चलिए जी, अब इस प्रपोज्ड आपकी जो लोकेशन है वो फ्रॉम द सर्विस अवेलेबल, यानी कि यहाँ पर जो आपने जानकारी भरी है कि भाई मेरे एरिया में एक सीनियर सिटीजन होम पहले से है, तो वहां से आपके प्रोजेक्ट की लोकेशन की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर की है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इफ सर्विस ऑलरेडी अवेलेबल इन डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर सेटिंग ऑफ न्यू सर्विस न्यू प्रोजेक्ट, अगर पहले से ही आपके जिले में सर्विस अवेलेबल थी तो नया सबमिट करने के लिए, नया स्टेब्लिश करने के लिए जस्टिफिकेशन देना है, तो वहां पर आप जस्टिफिकेशन काफी सारे दे सकते हैं कि भाई वहां पर जो है पर्टिकुलर देख रेख नहीं है या गवर्नमेंट का है, या वहां कंप्लीट सीनियर सिटीजन नहीं पहुंच सकते हैं, या फिर बेनिफिशियरीज वो लोग कम सेलेक्ट करते हैं, या आपके पास अच्छी जगह है, आपके पास जो है सर्कमस्टांसेस अच्छे हैं, आपके पास फिजिकल अकोमोडेशन रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के जो आपका है, आपके पास जो संसाधन अवेलेबल हैं वो आपके और सबसे बेस्ट हैं, ठीक है जी। तो वो सभी जो भी कारण रहे आपको यहाँ पर कारण आपको जो है कर देने हैं। आपको डिस्टेंस फ्रॉम, अगर सिमिलर सर्विस अवेलेबल नहीं है तो ध्यान रखिएगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट रनिंग या ऑपरेटिंग सिमिलर प्रोग्राम स्कीम या प्रोजेक्ट इन किलोमीटर, अगर वहां पर कोई इस प्रकार के सिमिलर एक्टिविटीज में अवेलेबल नहीं था कुछ भी, तो आपके आसपास की कोई ऐसी संस्था जो सेम वर्किंग पर अवेलेबल हो, यानी कि सेम वर्किंग कर रही हो खुद अपने बिहाफ पर, अपने सोर्सेज पर, उनसे आपकी दूरी कितने किलोमीटर की है वो यहाँ पर सेट करना है। आपका नेम एंड लोकेशन ऑफ द एड्रेस ऑफ सच नियरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपने नियरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर सेलेक्ट की थी उसका नाम और उसकी लोकेशन एड्रेस वगैरह सब यहाँ पर फिल कर देना है। एनी अदर जस्टिफिकेशन अगर आपको देना है तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं कि भाई वो संस्था ये काम कर रही है लेकिन हम उनसे बेटर कैसे कर सकते हैं या हम उनसे बेटर कैसे कर रहे हैं, उसका जस्टिफिकेशन आपको यहाँ पर देना है, वो आप भर सकते हैं। इज प्रोजेक्ट ऑलरेडी फंक्शनल, क्या प्रोजेक्ट आपका ऑलरेडी फंक्शनल है? जाहिर सी बात है बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पर ऐसी होंगी जो पहली बार अप्लाई कर रही हैं, तो यहाँ पर आप नो टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई आपका प्रोजेक्ट जो है रिजेक्ट नहीं होगा। चलिए जी, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या सिलेक्ट करनी होती है? ध्यान रखिएगा यहाँ पर कोशिश कीजिए आप कि इस साल का, यानी कि इस करंट ईयर से
जो करंट स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2022, इसको आप हमेशा सेलेक्ट करें। जगह आपकी ऑन है, रेंटेड है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। वेदर एडिक्वेट स्पेस वगैरह अवेलेबल, टॉयलेट बाथरूम अवेलेबल है या नहीं है, वो आपको यस या नो उसके हिसाब से टिक करना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मोस्टली आप इसको यस टिक कीजिए, क्योंकि आपके पास अवेलेबल अप्रोप्रिएट स्पेस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए जी, यहाँ पर आपको एरिया ऑफ बिल्डिंग जो है इन स्क्वायर मीटर, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका जो एरिया ऑफ बिल्डिंग है वो कम से कम 3000 स्क्वायर मीटर्स होना चाहिए। ठीक है जी, स्क्वायर फुट में होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर मीटर्स हैं, तो देख लीजिएगा आपके हिसाब से 3000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होता है मिनिमम। तो मीटर के हिसाब से कितना कन्वर्ट होता है उसके हिसाब से आप यहाँ पर इन स्क्वायर मीटर्स डाल सकते हैं। आपका यहाँ पर नंबर ऑफ रूम्स कितने अवेलेबल हैं, वरांडा कितने अवेलेबल हैं आपके पास, टॉयलेट बाथरूम कितने अवेलेबल है, किचन फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, आप ओपन स्पेस अवेलेबल है या नहीं है, या फिर आपका जो है रिक्रिएशनल फैसिलिटी के लिए जो है कुछ संसाधन अवेलेबल है या नहीं है, वो यहाँ पर आपको यस या नो टिक कर देना। चलिए जी, अब बात करते हैं कि ऐसे कोई भी 2 स्टाफों की डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है जो आपके इस प्रोजेक्ट में सहायक होंगे। यानी कि एक तो हो गया आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा जिन जिन स्टाफ की डिटेल भरनी है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक प्रोजेक्ट मैनेजर और एक प्रोजेक्ट इंचार्ज। यहाँ पर आप मोस्टली कोशिश कीजिएगा 2 लोगों की डिटेल भरिए। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट इंचार्ज की जगह कोई एक पद ले रहे हैं तो फिर दूसरा पद जो गवर्निंग बॉडी के जो मेन मेंबर हैं आपके अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष या जो आपके अध्यक्ष हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। चलिए जी, वेदर आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाइड सो फार, क्या आपके द्वारा बेनिफिशियरीज को अभी तक आइडेंटिफाई कर लिया गया है या नहीं कर लिया गया है, उसको आप यस और नो टिक कर सकते हैं। अगर आप पहले से बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो आप यस टिक कर दीजिएगा। अगर आप नया नया शुरुआत करने जा रहे हैं, बाद में आपके यहाँ बुजुर्ग लोग आएंगे रहने के लिए, तो आप इसको नो टिक कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पर अमाउंट हमें डालना होता है कि कितना अमाउंट आपको चाहिए। रिकरिंग अमाउंट ध्यान रखिएगा, नॉन रिकरिंग अमाउंट कितना है और रिकरिंग अमाउंट कितना है, ये आपको जो है आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर फिल कर देना है। चलिए जी, अब बात करते हैं सर्टिफिकेशन की। रेजुलेशन का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक रहता है कि भाई आपने जो है फलानी तारीख को एक रेजुलेशन पास कर लिया था, तो कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आप जो है 1 मई की डेट, यानी कि जो डेट जा चुकी है सेम डेट को सिलेक्ट कभी मत कीजिएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए जब आप आवेदन करने वाले हैं तो जाहिर सी बात है इसके लिए आपने विचार बहुत पहले बना लिया होगा। तो आपकी कोर कमेटी ने किस डेट को रेजुलेशन पास किया, किस डेट को आपकी जो है मीटिंग हुई है, टाइम मीटिंग 2-4 दिन पहले कर लेनी होती है आपको, तो वो कंप्लीट करने के बाद उस डेट को ही यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन आफ्टर यहाँ पर नाम सेलेक्ट करना है कि कौन सा व्यक्ति जो होता है सिग्नेचरी आपका अप्लाई कर रहा है, उनका मोबाइल नंबर 0 लगाकर देन आफ्टर टाइम डेट ऑटोमेटिकली उठाया हुआ है। यहाँ पर प्लेस जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है प्लेस कैप्चर कर लेगा। अपलोड डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक करना है, तो अपलोड डॉक्यूमेंटेशन पे जाने के बाद लाइकली आपसे जो है 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। उसकी जानकारी जो है जल्द ही वीडियो में बनाकर दे दी जाएगी। हालांकि सेम डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आपकी संस्था के रजिस्ट्रेशन की कॉपी हो गई, आपके बायोलॉज हो गए, आपकी 2 साल की एक्टिविटी प्रोफाइल हो गई, आपकी मेंबर्स कार्यकारिणी की लिस्ट हो गई। ठीक है जी, तो इस टाइप के जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पूछी जाती है, इससे अदर कोई इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं मांगी जाती है स्पेशल। तो आपको जो है इसको ध्यान रखिएगा, भरते समय जब आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हों तो बीच बीच में जो है सेव एज ड्राफ्ट जरूर क्लिक करते हैं, जिससे कि आपका डाटा खोए नहीं। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स की कंप्लेंट आती थी कि सर हम फॉर्म भर रहे थे, लास्ट में हम अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और जो है लॉग आउट हो गया और हमें फिर वापस फिर से फॉर्म भरना पड़ रहा है। तो इस असुविधा से बचने के लिए आप जो है हमेशा सेव एंड ड्राफ्ट पर क्लिक करते रहिएगा, जिससे कि आपका फॉर्म जहां तक भर चुका वहां तक सेव होता रहेगा। और जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर चुके हो तो उसके बाद ही आपको सेव एज फाइनल पर यहाँ पर क्लिक करना है। बहुत सारे हमारे साथियों के साथ समस्या थी कि सर डॉक्यूमेंटेशन अपलोड होने के बावजूद भी जैसे ही हम सेव एज फाइनल करते हैं तो हमें एरर दिखाता है, प्लीज अपलोड द डॉक्यूमेंटेशन। तो ध्यान रखिएगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने के बावजूद भी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड ना होने का जो एरर दिखाता है उसका कारण होता है कि आपकी जो फाइल होनी चाहिए, जो भी आप फाइल अटैच कर रहे हैं उनका जो साइज होना चाहिए वो 1 से लेकर 3 MB तक होना चाहिए। अगर किसी फाइल का साइज आपका 1 MB से कम है तो ऐसे में ये पोर्टल जो है, ये गवर्नमेंट पोर्टल इसको 0 बाइट के रूप में उठा लेता है और उस जो है पेज को वो मान्य नहीं करता है। तो कोशिश कीजिएगा आप अपने डॉक्यूमेंटेशन की जो साइज है PDF साइज, उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। वो हमेशा 1 से 3 MB के बीच में रहना चाहिए, ना 1 MB से कम हो और ना 3 MB से ज्यादा हो। चलिए, जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आशा करता हूँ कि आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करेंगे और वृद्धाश्रम खोलने के लिए आपकी संस्था की आप नई योजना के लिए आवेदन अवश्य करेंगे। अग्रिम शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं अगली फिर किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आपका होस्ट और दोस्त मैं SK यादव। आप सभी लोगों के कमेंट, आप सभी लोगों के लाइक और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने के लिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं। जो भी हमारे व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस।